ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू पर खास कवरेज इलेक्शन दिन भर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में, जैसा आप बखूबी वाकिफ हैं इस बात से, कि तीसरे मरहले को लेकर वोटिंग जारी है और कुछ एक जो इलाके हैं, जैसे कानपुर देहात का इलाका है या फिर आपका एटा है या कासगंज है और हाथरस है, यहाँ पर बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है। जो परसेंटेज आए हैं हमारे पास 11 बजे तक के फीसद के मुताबिक, इन तमाम जगहों पर जो मैंने नाम लिया है 22, 23, 24% तक वोटिंग हो चुकी है। तो तीसरे दौर की वोटिंग ने रफ्तार पकड़ ली है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में भी आज पहले और आखिरी, यानी पंजाब में एक ही मरहले में तमाम 117 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पंजाब में भी कई सवाल हैं। कांग्रेस जो वहां पर अभी सरकार में है, तो उसे इस बात की उम्मीद है कि क्या वो चरणजीत सिंह चन्नी के चेहरे पर कामयाब हो जाएगी। दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, वो कांग्रेस से अलग हो गए, अलग पार्टी बना ली पंजाब लोक कांग्रेस, वो बीजेपी के साथ चले गए हैं। अकाली दल इस बार बीजेपी के साथ नहीं है, अलग होकर चुनाव लड़ रहा है। आम आदमी पार्टी रेस में है वहां पर पंजाब में, तो ये एक वहां टक्कर है सीधे तौर पर। वहीं उत्तर प्रदेश में हम ये कह रहे हैं कि तीसरे मरहले के तहत जो वोटिंग हो रही है वो काफी अहम है। जो इत्तेहाद जो है समाजवादी पार्टी, आरएलडी, सुभाषपा और कुछ और दलों का, उनके लिए भी अहम है, और बीजेपी के साथ जो पार्टियां हैं उनके लिए भी अहम है। तो 59 में से पिछली बार अकेले 49 सीटें बीजेपी को गई थी। तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से, हमारे नुमाइंदे। तारिक, क्या माहौल दिख रहा है? सुबह से वोटिंग चल रही है, आपने जहां कहीं भी, आप जिन इलाकों में भी गए, किस तरह का जोश और जुनून नजर आ रहा है? यह भी बात आ रही है कि जो शहरी इलाके हैं वहां वोटर की तादाद थोड़ी कम नजर आ रही है, जो देही इलाके हैं वहां पर लोगों में जोश ज्यादा दिख रहा है। क्या देख पा रहे हैं आप तारिक? बहुत अहम मरहला है, जैसा कि आपने बताया विशाल। और देखिए, ये मंजरनामा सुबह का था कि शहरी इलाकों में लोग ज़रा देर से निकले, लेकिन फिलवक्त का जो मंजरनामा है वो यही है कि लोग बड़ी तादाद में निकले हैं। और देखिए, मैं एक मंजर दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, ये कैमरा जा रहा है यहाँ से मूव करके, और आप देखेंगे कितनी लंबी कतार ख़वातीन की इधर देख रहे हैं आप। और ये सिर्फ ख़वातीन नहीं, बल्कि इससे भी ज़्यादा लंबी कतार जो है वो मर्द हजरात की भी यहाँ पर है। और देखिए, इस वक्त मैं सीसामऊ के इलाके में मौजूद हूँ, कानपुर के सीसामऊ असेंबली हलके में, जहाँ पर जाहिर है कि ये जवाहर नगर का इलाका जो कि बीजेपी का एक गढ़ तस्वुर किया जाता रहा। और इस वक्त सलील जी के हवाले से या इरफान सोलंकी के हवाले से जो कुछ भी मंजरनामा सामने आ रहा है वो आप देख सकते हैं कि। और देखिए, कुछ लोगों से बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज जो मौजूआत इख्तियार किए जा रहे हैं, जिन मौजूआत पर मुद्दों पर इलेक्शन हो रहा है, वो कौन से मुद्दे हैं? लोकतंत्र का अच्छा पर्व है, सब त्यौहार के, और अच्छी वोटिंग हो रही है। और मुद्दे हमारे जो हैं सफाई से जुड़े हैं और महिला सुरक्षा को लेके, यही सब मुद्दे हैं। महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ की बात की जा रही है, रोज़गार की बात की जा रही है। आप क्या चाहते हैं? आप नौजवान हैं, आपको क्या चाहिए? हम लोग को तो सिर्फ मोदी सरकार ही चाहिए, क्योंकि वो नौजवानों के लिए काम कर रही है, डेवलपमेंट पे पूरा काम कर रही है, हर प्रकार से वो सक्षम है और कार्य में आगे सम्मुख कर रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? गवर्नमेंट कोई भी है जो कार्य करे अच्छा करे और पब्लिक के हित में करे, और थोड़ी महंगाई के पर नियंत्रण रखे, रोजगार के लिए भी कुछ सोचे, बस यही चाहते हैं। लोगों का मानना है कि महंगाई बहुत है, गरीब आदमी पिसता जा रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विकास के साथ साथ महंगाई को भी नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आम आदमी इस समय महंगाई से भी त्रस्त है। मतलब तो विकास भी हो, थोड़ा महंगाई पे भी कंट्रोल रहे। कानपुर की जो इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो तबाही के कगार पर है। आप क्या वोट देना चाहते हैं और क्या मुतालबा करेंगे उसके बदले में? क्या चाहते हैं आप सरकार से? नहीं सर, वोट तो सबको देना चाहिए, सबका अधिकार है और देना ही चाहिए, जिससे आगे के लिए रास्ते से आश्रित हुए। भाई हम लोग जवान लोग हैं, हम लोगों को रोजगार वगैरह मिलेगा तो इससे सब विकास सबका ही होना है, कोई अकेले हमारा नहीं है। रोजगार की बहुत जरूरत है, पूरी युवा पीढ़ी जो है, पूरा जो नौजवान है वो रोजगार ही मांग रहा है। आपको क्या कहना है? रोजगार तो जरूरत है सबकी, रोजगार के बिना खाएंगे कैसे, बनाएंगे कैसे? गवर्नमेंट कहती है हम राशन दे देते तो काफी है। राशन देने से काफी नहीं है, अगर इंसान को आप भिखारी बना दोगे तो आगे चल के अपने पैरों पर कैसे खड़ा होगा? क्या डिमांड करना चाहते हैं? डिमांड ये है कि इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया जाए और धर्म के नाम पे लड़ाया ना जाए। बस धर्म के नाम पे लड़ाया ना जाए। भाई ने बहुत प्यारी बात कही। आप बहुत पढ़े लिखे इंसान मालूम होते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? जैसा चल रहा है सब ठीक है,
और बाकी रोजगार तो सबके पास में है, ऐसा कोई नहीं है कि रोजगार कोई सी पास ना हो। सबके पास है। बिल्कुल सर, मेरी नॉलेज में तो कोई भी ऐसा देखिए मुख्तलिफ नजरियात, मुख्तलिफ रुझानात सामने आ रहे हैं और यहाँ पर एक बुनियादी बात यही है कि लोग अपने अपने तौर पर इजहार ख्याल कर रहे हैं मिसाल। और देखिए ये इलाकाई और हलकों के हिसाब से भी मैं देखता हूँ कि नजरियात सामने आते हैं कि जैसे हल्के में जाइए वहाँ पर उसी अंदाज की लोग वोटिंग कर रहे हैं। बहुत सी हमारे माताएं बहनें भी खड़ी हैं। माता जी क्या कहना चाहती हैं आप? नौजवान पीढ़ी कह रही है उसको रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए सबको, और क्या। रोजगार के साथ साथ और क्या मांगती हैं आप? इधर पूछो भैया। रोजगार के साथ साथ गरीबों को ध्यान दे, और क्या, महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई के लिए वैसे ख्वातीन का मानना यह है कि महंगाई बहुत है। बच्चे पढ़े लिखे बैठे हैं घर में, तीन किसी को नौकरी नहीं है। अच्छा। प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल रही ढूंढने से। नहीं है, नौकरी भी नहीं है, ना घर है ना मकान है, कुछ तो नहीं है। ना घर है ना मकान है, ना प्राइवेट नौकरी तक नहीं है। सरकारी नौकरी की बात आप क्या कहना चाहती हैं? भैया बच्चों के लिए बेरोजगारी बहुत है, बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। बच्चों को नौकरी मिलनी। महंगाई के जो है काफी हद तक फैल चुकी है, तो गरीब आदमी जी नहीं पा रहा इतनी महंगाई की वजह से। महंगाई कम होनी चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। भाई बच्चों की नौकरी चाकरी तो होनी चाहिए ना। बच्चे फ्री फंड घूम रहे हैं, पढ़े लिखे हुए घूम रहे हैं, कुछ नहीं उनके लिए। पढ़े लिखा तबका जो है वो मायूसी का शिकार है। आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो महंगाई कम करनी चाहिए, पहली चीज। क्या महंगा हो गया है? तारीफ जरा पूछे, क्या इन्हें महंगा नजर आ रहा है? अगर गैस महंगी नजर आ रही है, क्या महंगा नजर आ रहा है? मिलना चाहिए। देखिए बहुत अहम सवाल कर रहे हैं हमारे एंकर। क्या 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 चीज महंगी नजर आ रही है आपको? गैस महंगी है या क्या? गैस महंगी है, हर चीज महंगी है, हर चीज महंगी है। इस गवर्नमेंट ने हर चीज महंगी कर दी है। गवर्नमेंट ने हर चीज महंगी कर दी है। देखिए तमाम हमारी माताएं बहनें कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाह रही हूँ कि योगी और मोदी दोनों ही हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ है। महंगाई बढ़ाने के बावजूद भी कुछ महंगाई नहीं है, देखा जाए कुछ भी महंगाई नहीं, सब कुछ किया उन्होंने। ओके, आप क्या कहना चाहती हैं? तो देख रहे हैं आपके मुख्तलिफ नजरियात सामने आ रहे हैं विशाल। जैसा कि आपने देखा कि एक कसीर तादाद है ख़वातीन की, औरतों की, जो ये मानती है कि महंगाई हर शोबे में बढ़ी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं कि वो हमारे लिए श्रेष्ठ है। ये जमहूरियत है, इसमें सबको अपने इज़हार ख्याल की आज़ादी है। तो जाहिर है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बहुत मैं से ये लोग जानना हमारे चाह रहा भाई था कि यूपी में ये भी सुनने को मिल रहा है कि जो लोग खेती किसानी से जुड़े हैं वो इस मामले से भी बहुत परेशान है कि उनके दिन में वो खेतों में काम करते हैं, रात में उनको पहरा देना पड़ता है आवारा जो जानवर है उनसे बचाने के लिए। क्या ये मुद्दा भी है वहां उस सबके लोगों में? सवाल है कि जो एक बहुत अहम सवाल आपने किया है विशाल। देखिए जो मतलब किसानों के मसले हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन उसमें एक अहम मसला यह है कि जो मवेशियों का मामला है, फसलें बर्बाद कर रहे हैं मवेशी, तो उसमें क्या करना चाहिए हुकूमत? मवेशियों पर तो खैर सर रोक लगाई है सरकार ने, पहले की अपेक्षा, पहले की सरकारों के अपेक्षा। और दूसरी चीजें सभी मुद्दे हैं वो ठीक है, मगर जो थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को, इस पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। ये थोड़ी सरकार की फॉल्ट है ये, मगर इस पे ध्यान देना चाहिए, मगर इतना बड़ा और ये थोड़ा किसानों के लिए मतलब दिक्कत कर रहा है। किसान परेशान है इस पे, मतलब या तो गवर्नमेंट को अपनी तरफ से प्रोसेस करना चाहिए कि कुछ बाड़े मतलब बांध बनाए जाए कि खेतों में ना एंट्री करे, वरना दिक्कत बढ़ रही है। किसान का नुकसान मतलब पूरे प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान का नुकसान है। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये दिक्कत होगी आगे हम लोगों के लिए भी आगे। आप क्या कहना चाहते हैं? बस परेशान है, उनकी फसलें बर्बाद हो रही है, मवेशी आवारा घूम रहे हैं। हाँ, मवेशियों की समस्या है, लेकिन अब उस पर थोड़ा सा कोई आयोग लाना पड़ेगा सिस्टम, जिससे कि उस पर अंकुश लगाया जा सके। तो देखिए आपने देखा विशाल के लोग ये तो मानते हैं कि जाहिर है कि परेशानी है, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि कोई गोशा ऐसा नर्म ज़रूर है कि जो हकीकत के इजहार के लिए उनको या तो मजबूर करता है या वो खुद मजबूर पाते हैं अपने आप को। तो बड़ी अहम बात है। और कुछ और बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। चाचा, नौजवान पीढ़ी जो है उसको शिकायत ये है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, औरतें ये कह रही है महंगाई बहुत है। आप क्या देखते हैं? बेटा हर मुद्दा है, मगर हर मुद्दे को देखा भी तो नहीं जा सकता है। सरकार कोशिश कर रही कि सबके कष्ट दूर हों, ऐसा तो नहीं कि वो हाथ पे हाथ धरे, कार्य अपना सब कर रही है और करना चाहिए। तो देखिए मुख्तलिफ नज़रियात हैं, मुख्तलिफ ख्यालात हैं विशाल। और देखिए आप देख सकते हैं कि एक कसीर तादाद लोगों की है यहाँ पर। ये पूरा जम्मे गफीर लगा हुआ है। ये जवाहर नगर कानपुर का सीसम का असेंबली और सवाल यहाँ पर था, जाहिर है कि बीजेपी और समाजवादी के कई इलाकों से ऐसी खबरें आई जहां ईवीएम ने कुछ खराबी पैदा की, लोगों को इंतजार करना पड़ा, कहीं आधे घंटे कहीं 2 घंटे। क्या आपने भी ऐसी कोई खबर देखी, सुनी, जहां पर लगा हो कि ईवीएम ठीक से काम नहीं कर रही है और उसके वजह से लोगों को इंतजार करना पड़ा?
देखिए, ये जो कानपुर देहात की 4 असेंबली हलके हैं, 4 सीटें हैं, उसमें 2 हलकों में ये परेशानी आई थी सुबह के वक्त में और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक वोटिंग मुतासिर हुई। लेकिन जहां तक शहरी असेंबली हलकों का ताल्लुक है तो उसमें इस अंदाज की परेशानियां नहीं है। ताहम इतना ज़रूर है कि लोगों ने ये शिकायत ज़रूर की है कि जब वो वोट डालने जाते हैं तो वोटिंग लिस्ट में अंदर उनका नाम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे कई केसेस सुबह से हमने देखे हैं। तो कहीं शनाख्ती कार्ड जो हैं उनमें प्रिंटिंग मिस प्रिंटिंग के मामले भी सामने आए हैं। तो देखिए, ये एक ऐसे प्रोसीजर हैं जो हर इलेक्शन में देखने को मिलते हैं, ये मंजरनामे। ताहम जहां तक शहरी हलके हैं, असेंबली हलके, उनमें ये तमाम फाइल जो हैं ये कम नजर आ रहे हैं। देही इलाकों में अलबत्ता बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सामने आई हैं। नौजवान तबका क्या चाहता है, नौजवान लोग क्या मांगते हैं। ईवीएम से समाजवादी पार्टी का निशान गायब। समाजवादी पार्टी ने इल्जाम लगाया है फर्रुखाबाद के बूथ नंबर 38 पर पार्टी का निशान नदारद है। इलेक्शन कमीशन डीएम से कार्रवाई की मांग की गई है। ईवीएम से समाजवादी पार्टी का चुनावी निशान गायब है। अब जाहिर है कि अगर चुनावी निशान ही नहीं है तो जो कोई भी वोटर अगर वो चाहता है कि वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के लिए अपना वोट डाले तो वो कैसे वोट डालेगा। फर्रुखाबाद के बूथ नंबर 38 पर पार्टी का निशान गायब। एक बहुत ही अपने आप में ये संगीन हम कह सकते हैं कि मामला है। ईवीएम से समाजवादी पार्टी का चुनावी निशान गायब और समाजवादी पार्टी ने ये इल्जाम आयद किया है। समाजवादी पार्टी आप बोलो ना। हमारे नुमाइंदे सोनी वाजपेयी जुड़ चुके हैं इस मामले में मजीद जानकारी के लिए। सोनी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और ये बताइए मुझे कि पूरा मामला क्या है और ये कितने सेंटर्स पे ये खबर आ रही है। क्या किसी एक बूथ नंबर पर ये मामला पेश आया है या कुछ और? क्या वोटिंग अभी जारी है या रोक दी गई है? बता दूं, फर्रुखाबाद का जो अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र है उसका एक गांव पड़ता है किराचीन, जहां पर ये समस्या ईवीएम में आई थी। और कहीं ना कहीं ईवीएम में ये दिक्कत आई थी कि पहले तो वो निशान गया था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको तुरंत आनंद फानंद पूरी तरीके से सही करवाया। वहीं जो प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी के, वहां पर उन्होंने इस बात का भी ऑब्जेक्शन उठाया कि कहीं जो पहले तो उस पर चुनाव चिन्ह की बात थी, लेकिन बाद में जो इसके जो प्रिंट निकलती है, पर्ची निकलती है, तो उस पर्ची में भी उनका नाम नहीं लिख के आ रहा था, जिसकी शिकायत डीएम से करी गई है। कहीं ना कहीं डीएम ने इस चीज को एकदम संज्ञान में लिया है और इस पूरे मसले को जो है अभी जो है कुल मिलाकर क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में दिक्कत थी तो लिहाजा उसको तुरंत तरीके से सही कराया गया। फिलहाल जो है वहाँ पे मतदान शुरू हो गया है और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक मतदान बाधित रहा। जी, 1 से 1.5 घंटे तक वोटिंग का अमल मुतासिर रहा और ये खबर है कि ईवीएम से यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में समाजवादी पार्टी का निशान ही नहीं था, वो निशान गायब था। समाजवादी पार्टी ने इल्जाम लगाया था। हमारे साथ जो हमारे नुमाइंदे हैं सोन वाजपेयी, वो बता रहे हैं कि कैसा मामला, कैसे ये मंजर-ए-आम पर आया। तो मुझे ये बताएं आप कि ये कब ये पता चला, लोगों को कैसे पता चला कि कुछ इस तरह का मामला पेश आया है और उसके बाद वहां पर हालात कैसे थे और क्या और आसपास कुछ जगहों से भी ईवीएम के काम न करने की ऐसी कोई खबर आ रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, फर्रुखाबाद में बहुत सारे स्थानों पर ये समस्या सुबह से कई घंटों तक रही। बहुत सारे पोलिंग स्टेशन थे जहां पर डिफरेंट तरीके से वहां पर था। कुल मिलाकर ये जो मशीन थी उनमें दिक्कत आई। जब सुबह को दिक्कत आई तो उसके बाद में कहीं ना कहीं जो इनके जो ईवीएम को ठीक करने वाले जो इंजीनियर्स थे उनको तुरंत बुलाया गया मौके पर। लिहाजा ज्यादा से ज्यादा जगहों पर जो था कहीं ना कहीं उन लोगों को उन मशीनों को सही कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात रही इस समस्या की वजह से बहुत सारे मतदान केंद्रों पर बहुत सारे मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ये खबर थी कि ईवीएम से समाजवादी पार्टी का निशान ही गायब है, यानी जो साइकिल का निशान है वो नहीं था। उसके वजह कर लोगों ने वहां पर काफी परेशान हुए। जो भी समाजवादी पार्टी को अगर कोई वोट देना चाहता था तो उनके लिए परेशानी बन गई। कासगंज का रुख करते हैं। कासगंज से हमारे नुमाइंदे रोहित मौजूद हैं। रोहित, कासगंज में आप हैं। कासगंज की सीटें कितनी अहम हैं, किसके बीच मुकाबला माना जा रहा है? लोगों से आप मिले हैं, आपने क्या महसूस किया, क्या मुद्दे वहां पर हावी हैं? कासगंज का मुझे एक वाकया याद आ रहा है जो अल्ताफ गालिबन उस लड़के का नाम था जिसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी और वजह यह बताई गई थी कि 2.5 फीट की ऊंचाई से नल की टोटी से उसने खुद को लटकाकर
फांसी दे दी थी। तो ये वो इलाका है कासगंज, जहां उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं और जानना चाहता हूं कि कासगंज में आप क्या कुछ देख पा रहे हैं। रोहित। कासगंज की अमापुर सीट पर हम मौजूद हैं, जहां पर बड़ी ही दिलचस्प लड़ाई है। अगर हम कासगंज की तीनों सीटों की बात करें तो वे भाजपा का हमेशा गढ़ रहा है, जनसंघ का गढ़ रहा है। तीनों सीट भाजपा के खाते में गई थी और जो कासगंज है उनमें कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी बार बार बदलते रहते हैं और जीतते भी रहते हैं। कासगंज शहर की बात करें, जिसका भी प्रत्याशी जीता है वह उसकी मौजूदा सरकार बनी है। और साथ ही साथ अगर बात करें अमापुर विधानसभा की बात करते हैं तो वहां पर हरिओम वर्मा को टिकट मिला है, वो भी भाजपा के ही खाते में ये सीट रहती थी हमेशा। जो पहले विधायक थे उनका देहांत हो गया था, इसके बाद हरिओम वर्मा को टिकट दिया गया। सपा की ओर से संतोष शाक्य को टिकट दिया गया और बसपा की तरफ से सुभाष चंद्र शाक्य को टिकट दिया गया। जो कासगंज है एक जातिगत समीकरण की बात करें तो लोधी मतदाता वहां पर बेहद ही बहुत ही अधिक हैं। और अगर पटियाला विधानसभा की बात करें जहां नाहिदा सुल्तान सपा से चुनाव लड़ रही हैं और वहीं भाजपा की तरफ से ममतेज शाक्य टिकट लड़ रहे हैं, तो एक शाक्य बहुमत और शाक्य मतदाता और लोधी मतदाताओं का भी बहुत अहम रोल रहता है और मुस्लिम मतदाताओं का भी बहुत ही निर्णायक भूमिका में रहते हैं उस सीट पर। तो कासगंज का जो जातिगत समीकरण है वह बेहद ही रोमांचक है। जो सपा ने उम्मीदवार खड़े किए हैं वह भी अपने जो प्रत्याशी हैं वह भी जातिगत समीकरण से ही मिलाकर बिल्कुल सटीक बैठाए हैं और वहीं भाजपा ने भी अपने मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। तो कुछ जनता के बीच में नाराजगी भी थी, जैसे मेडिकल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बात की जाए तो मेडिकल स्वास्थ्य सेवाओं का हवाला दिया जा रहा था। वहीं अल्ताफ की अपने बात करिए तो वह मुद्दा भी बहुत ही अहम रहा था और कासगंज में 2018 में दंगे भी हुए थे, तो हिंदू मुस्लिम का वहां पर बहुत ही ज्यादा मामला गरमराया रहता है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो विकास के पीछे छूट जाते हैं और हिंदू मुस्लिम की बातों में आ जाते हैं। चलिए हम आपको तस्वीरों में भी दिखाते हैं कि जो वोटिंग करके लोग यहाँ पर आ रहे हैं सुबह से ही, वोटिंग करके यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं सुबह से ही। और जो सुबह के समय देखा गया था कुछ जगह पर मशीनें खराब थी, लेकिन उसके बाद फिर वोटिंग हुई और वोटिंग करके यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, वोट डाल के आइए। रुके, क्या नाम है आपका? रेशमा। रेशमा, किन मुद्दों पे आज आपने वोट? मुझे नहीं आता। आपने वोट कर दिया अपनी? आपने वोट किन मुद्दों पे आज वोट की जा रही है? वो नहीं बता सकते आप। किन मुद्दों को वोट की जा रही है आपने? हमने सर ओल्ड पेंशन पे मतदान किया है कि जो हमारे कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन मुहैया कराएंगे, मैंने उसी को वोट किया। अच्छा, जो पेंशन बहाली को लेकर जैसे अखिलेश यादव जी कहते हैं उसको लेकर तो और क्या क्या मुद्दे रह गए हैं जो विकास में पीछे कहीं ना कहीं छूटते जा रहे हैं? अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जैसे हिंदू मुस्लिम की बात आ जाती है, ये वाक्य योजना करके विकास की बात की जाए उसको आप कितना अहम मानते हैं? नहीं, मेन मुद्दा तो रोजगार का होना चाहिए जो कि युवाओं के लिए सर्वप्रथम है। इसलिए रोजगार पे ध्यान देना चाहिए जिससे कि हमारे इतने बेरोजगार युवक हैं वो अपना मतदान देकर अपनी मनचाही सरकार को पा सके और अपना रोजगार पा सके। देखिए कुछ ख्वातीन भी यहाँ पर हैं, हम बात करते हैं इन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं आप? अरे हम आपसे बात करना चाहते हैं ना, क्या नाम है आपका? मनु देवी। मनु देवी जी, किन मुद्दों पे आज वोट की जा रही है? ऐसी बातों पे हमारी जैसे पेंशन रोक दी गई है, हमारी तनख्वाह का नारी सुरक्षा को लेकर जो मौजूदा सरकार है वह भी बहुत मुद्दा उठाती है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? कहेंगे हमारी बच्चियों को बस सुरक्षा मिलनी चाहिए, हमारी बेटियों के लिए। आप बताइए। हमारा भी यही ख्याल है जब सबका है वो। क्या नाम है आपका? राधा जी। किन मुद्दों पे आज वोट कर रहे हैं आप? यही मुद्दा है, देखो हमारे घर की बेटियां हैं बाहर जाती हैं तो हमें डर लगता है इस बात का। वो डर तो खत्म होना चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को पढ़ा सकें। अच्छा ये बताइए, मौजूदा बातें की जाती है, हिंदू मुस्लिम पे आ जाती है, कुछ मुद्दे छूट जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब विकास के मुद्दे रहने चाहिए। हम सब एक ही हैं, बेटी के लिए बेटी बचाओ बस, और कुछ नहीं है हमारी। अच्छा कुछ आपसे जानना चाहते हैं, किन मुद्दों पे आज वोट की जा रही है? जी क्या नाम है आपका? किन मुद्दों पे आज वोट कर रहे हैं आप? अब ये तो सर अपनी इच्छा की बात है। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? रोजगार के मुद्दे, नारी सुरक्षा को लेकर कई बात की जाती। सर ये तो मुझे नहीं पता। ये देखिए एक तस्वीर दिखाते हैं हम आपको, तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए व्हील चेयर पर यहाँ पर पहुंचे हैं और जो मतदान प्रतिशत है वह बेहद ही कम रहता है, लेकिन देखिए ऐसी हालातों में भी ये पहुंचे। आपका नाम क्या है? बदरुद्दीन जी। आज आप देखिए वोट डालने के लिए पहुंचे, कि उत्साह देखा जा सकता है, आप व्हील चेयर पे पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? दो शब्द।
कहने क्या अच्छा है, बढ़िया हो जाए, जिसमें हमने वोट डाला है कामयाब हो। किन और क्या मुद्दे रहते हैं? देखा जाता है कि हिंदू मुस्लिम की ज्यादा बात हो जाती है, विकास के मुद्दे कहीं छूट जाते हैं। आप क्या क्या कहना? हिंदू मुस्लिम एक है, सब कोई प्यार मोहब्बत होने चाहिए। हिंदू मुस्लिम कोई हो, हर एक में प्यार मोहब्बत चाहिए। अच्छा, आपकी उम्र क्या है आपकी? देखिए 90 साल के हैं बकरुद्दीन जी, 90 साल के हैं और वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। ये क्या अपील करना चाहते हैं बकरुद्दीन साहब उन लोगों से जो अब तक घरों से बाहर नहीं निकले हैं वोट देने के लिए? जी आप बकरुद्दीन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, जो लोग घरों से नहीं निकलते उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे वोट देने के लिए? वोट तो जरूरी है, देना चाहिए लोगों को, बहुत जरूरी है। वोट का प्यार जाना है, वोट से ही सब कुछ होता है, हुकूमतें वोट से ही बनती हैं। एक तस्वीर और दिखाते हैं, माता जी भी बैठी हुई हैं, एक वोट डालने के लिए पहुंची, देखिए व्हील चेयर पे। माता जी, हम आपका नाम जानना चाहते हैं सबसे पहले। मेरा नाम मार्गरेट है जी, मार्गरेट। आज आप वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, क्या अपील करना चाहते हैं आपकी अपनी तरफ से कि आप इस अवस्था में भी यहाँ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं? कितना उत्साह लोगों में होना चाहिए और अधिक से अधिक वोट हो? अच्छा, जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका रोहित। अच्छा, इनका मुद्दा सुन लेते हैं। हाँ, आजकल इसी तरह से चल रहा है क्योंकि किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। मोहम्मद अशरफ, और क्या क्या मुद्दों पे वोट की जा रही है, क्या जहन में रहते हैं? खबर ये है कि हाथरस मामले में मुतासरा लड़की के अहले खाना ने डाला है वोट। हाथरस जो काफी उस मामले के बाद सुर्खियों में आ गया था, अमन अमान और ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर वोट दिया है। खानदान के 5 अफराद ने वोट डाला है। हाथरस में जिस बच्ची के साथ गैंग रेप और उसके बाद उसके कत्ल की जो बात सामने आई थी, अब वो बस बच्ची तो नहीं है लेकिन मुतासरा लड़की के अहले खाना ने वोट डाला है। सीआरपीएफ की सिक्योरिटी में पोलिंग सेंटर लाए गए थे, वो पोलिंग सेंटर पे वो पहुंचे और उन्होंने अपना वोट डाला और अमन अमान और ख़वातीन की जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको सरे फहरिस्त उनका कहना है कि ये मुद्दा है हमारा। तो ये काफ़ी अहम खबर है। हाथरस में भी आज वोटिंग हो रही है और हाथरस जिस मामले के बाद बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया था, जिसके बाद वहाँ जो विमेन सिक्योरिटी है उसको लेकर सवाल खड़े हो गए थे, उस मामले के बाद जो सुर्खियाँ आई थी काफ़ी उसमें सियासत भी हुई थी और उस मामले में हाथरस में कई सियासी जमातों के बड़े नेताओं का आना जाना हुआ था। तो हाथरस जिस मामले को लेकर सुर्खियों में आया था, जिसमें एक बच्ची के साथ इज्तिमाई इस्मत रेज़ी और फिर कत्ल का मामला आया था, उस खानदान के लोगों ने आकर वोट डाला है। यही खूबसूरती है जमहूरियत के इस त्यौहार की। और आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ की बिल्कुल उनकी तहफ़्फ़ुज़ में, उनकी सिक्योरिटी के बीच ये वो ख़ानदान है जो हाथरस के उस बच्ची के ख़ानदान के लोग हैं, जो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है, उस ख़ानदान के लोग हैं जो वोट डालने के लिए आए हैं और वोट डालने के बाद अब वो वापस लौट रहे हैं। तो हमारा यही है कि जैसे कि जो मतलब जो लैंड ऑर्डर होता है वो अच्छा होना चाहिए। सरकार का कोई भी सरकार आए और महिला सुरक्षा जो कुछ है सब कुछ अच्छा होना चाहिए और जो बेरोजगारी है वो भी खत्म होनी चाहिए। सब कुछ लेके हमने मतदान। कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार ये सबके मतलब सबका साथ रहे, उसका सबके आपको एक ही तरह से समझे सबको। उसको परिवार के कितने लोगों ने वोट किया है? 5 लोगों ने करा है। हाथरस केस के चर्चित केस मामले में आज पीड़ित परिवार को मतदान करने, अपने मताधिकार का प्रयोग करने, मतदान करने इस केंद्र पर पहुंचा है। मेरे पीछे देखेंगे कि आप पूरा परिवार है जो अभी मतदान करके बाहर निकला है और पूरे परिवार की वर्तमान सरकार से नाराजगी जरूर रही है और सरकार अभी परिवार ने पूरी तरह से यहाँ पर पूरे परिवार के लोगों ने मतदान किया है। आप देख सकते हैं किस तरह से सीआरपीएफ की पूरी सुरक्षा में परिवार जो है मतदान केंद्र पर पहुंचा था और अपने मत का प्रयोग करके बाहर निकला है और अपने का प्रयोग करके बाहर निकला है और पूरा परिवार जो है अभी वापस अपने घर की तरफ जा रहा है। सुमित शर्मा, न्यूज़ 18 हाथरस।